Assalamu alaikum students, welcome to class. Hope that you people will find and doing best these days. This video basically belongs to my 10th class students. Girls, as you know that we have been already studied till chapter number 5 in 9th class and Pakistan history part 1, and now we are going to study chapter number 6, history of Pakistan part 2. And the topic of this chapter is labor reforms. लेबर रिफॉर्म्स, जिसके लिए हम मज़दूर इस्लाहात या लेबर इस्लाहात की टर्म इस्तेमाल करेंगे। लेबर रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? फर्स्टली हम लेबर को डिफ़ाइन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय लेबर? एक्चुअली एनी पर्सन हु इज़ डूइंग एनी एक्टिविटी एंड गेटिंग मनी इज़ कॉल्ड बेसिकली लेबर। कोई भी बंदा कोई भी स्पेसिफाइड एक्टिविटी करता है, कोई भी परफॉर्मेंस करता है और उसको उसके वजह से पैसे मिलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? लेबर। जो डेली बेसिस पर पैसे कमा रहा होता है, जितने भी कमाता है, ज़्यादा कमाता है या कम कमाता है, हम उसके लिए टर्म लेबर या मज़दूर की टर्म इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है रिफॉर्म्स या इस्लाहात। इस्लाहात मीन्स या रिफॉर्म्स मीन्स टू मेक चेंज, टू इम्प्रूव समथिंग। किसी भी चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम लोग जो रिफॉर्म्स करते हैं, जो रीशेपिंग करते हैं या उसके अंदर रिक्रिएशन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफॉर्म्स। सो लेबर रिफॉर्म्स जो होती हैं उनके अंदर रिफॉर्मेशन की गई, इसलिए लेबर रिफॉर्म्स की टर्म जो है वो यूज़ की जाएगी। ऑन 10th February 1972 बाय द जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, these reforms were introduced for the betterment of the laborers. So in this topic we are going to study that whether these reforms will prove fruitful for the laborers or not, whether they have some positive or negative impacts or not. The first point is administrative matters. Administrative matter means इंतज़ामी मामलात। किसी भी अदारे को चलाने के लिए जो सबसे अहम किरदार अदा करता वो होती है इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेशन। सो गवर्नमेंट ने ये कहा कि दैट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस सम रिप्रेजेंटेटिव इन द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लेबर्स इन एनी एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी 20%। जो मज़दूरों के नुमाइंदे होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठेंगे, उनकी तादाद जो है वो क्या होगी? 20% होगी। और इस तरह से क्या होगा कि वो चेक एंड बैलेंस रख सकेंगे कि आया वाकई में ऐसा कुछ है भी या नहीं। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन हमें कह रही है। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी एंड बोनस। कोई भी वर्कर, एनी वर्कर हु इज़ डूइंग जॉब एनीवेयर, सो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो क्या होता है? सैलरी और बोनस। ठीक है, सैलरी जो है वो आपको पता है मंथली बेसिस पे मिलती है। आपका काम, आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, का काम चेक करते हुए ऑलरेडी डिसाइडेड होती है कि आपको इतनी सैलरी मंथली मिलेगी। लेट्स कम टूवर्ड्स अ बोनस। गवर्नमेंट ने ये कहा कि दैट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट और गिव अ बोनस जस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू योर सैलरी आफ्टर एवरी ईयर। हर साल के बाद आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए हम लोग जो हैं वो आपकी तनख्वाह के बराबर बोनस आपको देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स जिसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं उर्दू में औकात कार, यानी कि आप लोग जो हैं वो कितनी देर तक काम करेंगे किसी भी इदारे के अंदर, वो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। सो अर्लियर इट वाज 54 आवर्स द पर्सन हैज़ टू डू वर्क, और द लेबर हैज़ टू डू वर्क इन एनी factory or anywhere he is doing job. So later on the government decided that laborers are not going to do work till 54 hours. They will have to do work just 48 hours per in a week. ठीक है, वीक के अंदर, हफ्ते के अंदर उन लोगों को कितनी देर काम करना होगा? 48 आवर्स काम करना होगा, ना कि 54 आवर्स। और अगर इन केस उनको मज़ीद काम करने के लिए कहा जाता है उनके बॉस की तरफ से या हेड की तरफ से, सो इन दैट सेंस द बॉस और द हेड विल हैव टू पे फॉर दैट एक्स्ट्रा टाइम एज़ वेल। यानी उनकी सैलरी के अलावा उनको उस एक्स्ट्रा टाइम के लिए भी पेमेंट किया जाएगा या पे किया जाएगा। ठीक है,
ये सारे स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं कि वर्किंग आवर्स भी डिसाइड किए जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिप्रेजेंटेटिव रखे जा रहे हैं और दूसरी इनिशिएटिव्स भी हम पढ़ेंगे। ये सारे के सारे बेसिकली लेबर्स को अपग्रेड करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को रीइंफोर्स करने के लिए, उनको बूस्ट अप करने के लिए, उनके मोरल को हाई करने के लिए बेसिकली जो है वो दिए जा रहे हैं, ताकि वो अपने आप को जो है वो बिल्कुल भी जो है वो गरीब ना समझें, साइकोलॉजिकली जो है वो एक जो ट्रॉमा फेस कर रहे होते हैं उसके अंदर ना लेके जाएं। ठीक है, सो आगे आगे हम चलते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल वेलफेयर फंड्स जो हैं वो रखे गए, जिसको हम कहते हैं समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो रखे जाते हैं, और ये जो भी जॉब कर रहा होता है बंदा या वर्किंग कर रहा होता है और उसकी पेमेंट्स उसके पैसों में से ही करते हैं। जैसे कि रिटायरमेंट के बाद उनको जो है वो कहा गया कि मज़दूरों को पेंशन भी दी जाएगी, इंश्योरेंस का हक़ भी दिया जाएगा और ग्रेच्युटी भी दी जाएगी। पेंशन तो वो अमाउंट होती है जो आपको पर मंथ मिलती है। ठीक है, इंश्योरेंस वो होती है जो जिसमें आपकी लाइफ इंश्योरेंस ली जाती है, अगर इन केस आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी जो फैमिली उनको ये पैसे दिए जाएंगे। ग्रेच्युटी जो है वो आपकी पेंशन में से एक हैंडसम अमाउंट आपको एक ही दफ़ा मिल जाती है। मंथली तो पेंशन मंथली मिलती है और ग्रेच्युटी एक ही दफ़ा मिल जाती है। इसी तरह मेडिकल फैसिलिटीज़ जो थी वो दी गई और ये कहा गया कि इसके लिए जितनी भी पेमेंट है, अगर मज़दूर बीमार हो जाता है तो बॉस उसके लिए पे करेगा, मज़दूर की पेमेंट जो है उसमें से पैसे नहीं कटेंगे। आगे है बेसिक नेसेसिटीज़। आपको पता ही है कि भुट्टो साहब का ये स्लोगन था कि रोटी कपड़ा मकान जो है वो मैं दूंगा लोगों को, और लोगों को जो है वो अपग्रेड करने की कोशिश की जाएगी। तो उसी जो आइडियोलॉजी थी उसको यहाँ पर भी जो है वो रखा गया और कहा गया कि हम लोग जो हैं वो मज़दूरों को फैसिलिटी ऑफ राइट हाउस देंगे या राइट ऑफ हाउस देंगे, उनको घर रखने की इजाज़त होगी, हक़ होगा उनका कि वो अपना घर बना सकते हैं, उनके ऊपर इस तरह की कोई कंडीशन सेट नहीं की जाएगी और इनको हेल्प आउट किया जाएगा। इस सिलसिले में एक बात ये हो गई। दूसरा बेसिक नेसेसिटी के अंदर ये कहा गया कि मज़दूर का बच्चा जो है वो चूँकि हमेशा मज़दूर बन जाता है, इसलिए हम इस टैग को ख़त्म करेंगे और जो बॉस होगा, जो हेड होगा, वो मज़दूर के किसी एक बच्चे को भी जो है वो मैट्रिक तक फ्री तालीम दिलवाएगा और उसके सारे के सारे जो अखराजात होंगे वो बॉस या हेड या वो कंपनी जो है वो बेयर करेगी। आगे हम आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन। सनती रवाबित कमीशन जो था वो कायम किया गया। आपको शायद पता हो कि जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर लोग मज़दूर काम कर रहे होते हैं, उनकी आपस में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल जाते हैं। कभी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलना शुरू हो जाते हैं, कभी बॉस के साथ इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, कभी मज़दूरों के आपस में मसले शुरू हो जाते हैं। सो इन सब मसलों को रिज़ॉल्व करने के लिए ट्रेड यूनियन जो थी वो बनाई गई ताकि इनको रिज़ॉल्व किया जाए और जो झगड़े हैं, जो मसले मसाइल चल रहे हैं, उनको जो है वो सेटल डाउन किया जाए। अच्छा, अगला पॉइंट जो है वो हमारा क्या बनता है, वो ये बन रहा है कि जी लेबर्स जो हैं अगर उनको कोई मसला, कोई इशू आता है तो वो उसके लिए क्या करेंगे, अपनी लेबर जूनियर कोर्ट्स में जाएंगे और उस मसले को प्रेजेंट करेंगे अपने बिहाफ पर खुद ही, ताकि उस मसले को एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो रिज़ॉल्व किया जाए। ठीक है, अगले पॉइंट पर हम आते हैं कि रीज़न्स ऑफ फॉर डिसमिसल। अगर किसी भी वर्कर को जो है वो डिसमिस किया जाता है, फायर किया जाता है या जॉब से निकाल दिया जाता है, बरतरफ कर दिया जाता है, तो उसके लिए उस बॉस को या हेड को जो है वो रीज़न्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी कि क्या रीज़न्स ऐसी हैं जिसकी वजह से इसको जो है वो जॉब से निकाला गया। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि कोई भी रीज़न नहीं होती थी, कोई भी वजह नहीं होती थी और जो हेड होता था, बॉस होता था, वो विदाउट एनी टाइप ऑफ रीज़न उसको लेबर को जो है वो निकाल देता था जॉब में से। तो गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस दैट बॉस हैज़ टू मेक श्योर दैट व्हाट आर द रीज़न्स दे हैव टू डिसमिस दैट पर्सन। सो इस तरह से क्या किया गया, एक तो जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई कि आप लोगों को जो है वो जॉब सिक्योरिटी होगी, कोई भी आपको आएगा और फायर नहीं कर सकता, बल्कि व्हाट दे हैव टू डू, द एडमिनिस्ट्रेशन और the management has to present some solid reasons to fire you, right?
आपको फ़ायर करने के लिए उसको कोई ना कोई सॉलिड रीज़न्स देनी होंगी, उसके बगैर वो आपको फ़ायर नहीं कर सकता। सो इस तरह से उनकी जो जॉब सिक्योरिटी थी वो उनको प्रोवाइड की गई, क्योंकि बहुत वक़्त एक फ़ियर में रहते थे कि हमें निकाल ना दिया जाए, तो उस तरह से उनको प्रोटेक्ट किया गया। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द कंक्लूडिंग रिमार्क्स। वैसे तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि इसके बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो मज़दूरों को हुए, लेकिन फिर भी कुछ इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो हम यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। जहाँ पर जो है वो मज़दूरों को लेबर को रिफॉर्म क्लास को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया। लेबर क्लास ने इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव यूज़ भी किया, मिसयूज़ भी किया, जैसे उनको राइट्स एंड फैसिलिटीज़ दी गई, लेकिन वो इन सब राइट्स और फैसिलिटीज़ जो थी उनको मिसयूज़ किया गया। किस तरह से उन्होंने अपनी लेज़ीनेस शो करना शुरू कर दी और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड्स करना शुरू कर दी कि इसको भी फुलफ़िल करें, इसको भी फुलफ़िल करें। इसी तरह से उन्होंने गुड कंडक्ट शो किया कि हाँ जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हमारी मदद की और ये वो। इसी तरह से उन्होंने बैड कंडक्ट भी शो किया, किस तरह से लेज़ीनेस और डिमांडिंग एटीट्यूड रख कर के जी हम लोग ये कर देंगे, हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे, हम ऐसे कर देंगे। आगे क्या उनकी प्रोडक्शन और इनकम जो थी वो किसी भी फैक्ट्री की, किसी भी अदारे की, इंडस्ट्री की जहाँ पर इम्प्रूव हुई वहाँ पर पुअर परफॉर्मेंस भी देखने में आई। क्योंकि लोग जो मज़दूर थे उन्होंने आए दिन स्ट्राइक करना शुरू कर दी, ताकि जो है वो मसले को मज़ीद उभारा जाए और उनका मसला रिज़ॉल्व किया जा सके। जहाँ पर उनका लिविंग स्टैंडर्ड अप्रेज़ हुआ, वहीं पर उन्होंने करप्शन जो थी उसको भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो थे वो बढ़े। ठीक है, दैट्स इट गर्ल्स।